Hello everyone, welcome to Education Community. I hope that you are doing fine and happy. Let's start current affairs discussion. दोस्तों एजुकेशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है और यहाँ पर जो हम सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो देखिए जो हमारे सामने पहला न्यूज़ है यहाँ पर वो भू स्थानिक प्रौद्योगिकी यानी कि जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी के बारे में है और उसके भी अंदर भू स्थानिक डेटा क्या होता है उसके बारे में बताता है। तो देखिए अर्थ में सैटेलाइट्स या कम्युनिकेशन नेटवर्क के उपयोग करके रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी वगैरह का उपयोग करके जो भी डेटा है जैसे कि स्ट्रीट्स का डेटा है जो हम गूगल मैप वगैरह का उपयोग करके निकालते हैं, बिल्डिंग्स का डेटा है, इसी प्रकार से फॉरेस्ट का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग टाइप के हिल्स का डेटा है, लेक्स का डेटा है, जो कुछ भी अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्टिफाइड डेटा है वो सब जियो स्पेशियल डेटा कहलाया जाता है, जो हम अलग अलग उपयोग करके देखते हैं और उसका अपने जीवन को आसान बनाने के लिए एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशंस की मदद से विभिन्न ऐप्स की मदद से उपयोग करते हैं जैसे गूगल अर्थ वगैरह है। तो यहाँ पे अगर टेक्निकल शब्दों में बोला जाए कि पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट किसी स्थान पर वस्तुओं, घटनाओं या अन्य विशेषताओं का वर्णन करने वाला जो डेटा है वो कहलाया जाता है जियो स्पेशियल या भू स्थानिक डेटा। दोस्तों इसमें भी दो प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जाता है, एक है वेक्टर एंड एट्रीब्यूट्स। इसमें क्या है, किसी स्थान के बारे में पॉइंट्स के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से, पॉलीगॉन के माध्यम से जो अन्य विवरणात्मक जानकारियां दी जाती हैं तथा अन्य विवरणात्मक जानकारियां वो कहलाया जाता है वेक्टर एंड एट्रीब्यूट्स। दूसरा है रेस्टर एंड सैटेलाइट इमेजरी। इसमें क्या होता है, जो एचडी इमेजेस होती हैं, उच्च रिजोल्यूशन वाली जो इमेज होती हैं उनके माध्यम से पृथ्वी का हम एक ब्रॉड व्यू देख पाते हैं। तो ये दो तरीके हो गए जिसमें एक डॉट के माध्यम से लाइन, मतलब एक प्रकार से हम संकेतों के तौर पे कह सकते हैं या विवरण दे के जो प्रयोग करते हैं वो वेक्टर एंड एट्रीब्यूट्स, और दूसरा जिसको हम पिक्चर्स के माध्यम से एचडी मैप्स के माध्यम से उपयोग करते हैं वो हो गया हमारा रेस्टर एंड सैटेलाइट इमेजरी। फिर दोस्तों अगर हम इसकी बात करें कि ये जो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी या भू स्थानिक प्रौद्योगिकी है इसको उपयोग किस किस सेक्टर में है, यूपीएससी ने पहले भी काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो जैसे कि हम जीआईएस वगैरह का उपयोग करते हैं तो उसमें डेस्कटॉप, वेब क्लाउड है, मोबाइल वगैरह लोकेट करने के लिए उनका उसके माध्यम से उपयोग करते हैं। फिर जीएनएसएस ग्लोबल जो पोजिशनिंग सिस्टम्स हैं उसके माध्यम से नेविगेशन के लिए, कहीं नेविगेशन यानी कि नौवाहन वगैरह है उनके लाने ले जाने के लिए, या हम ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल वगैरह यूज़ करते हैं उनके नेविगेशन के लिए। इंडोर पोजीशनिंग लोकेट करने के लिए हाउस के अंदर जो हम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस डिवाइसेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, फिर सर्वे वगैरह में इसका उपयोग किया सकता है। फिर अगर हम लैंड सर्वेक्षण की बात करें, भू पर्यवेक्षण की, तो इसमें क्या है, उपग्रह रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। हवाई मानचित्रण वगैरह हम इसमें एप्लीकेशन में उपयोग कर सकते हैं। ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, और ज़्यादा सटीक लोकेशन हम वगैरह लोकेट कर सकते हैं। और साथ ही उसको जीआई टैग भी, जीआईएस के माध्यम से टैग भी रख दे सकते हैं कि इस लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड पर अवस्थित ये जगह। फिर स्कैनिंग में इसका उपयोग हो सकता है, लेडार टेक्नोलॉजी के लिए, लेजर स्कैनिंग, रडार वगैरह में भी इसका उपयोग हो सकता है। तो देखिए ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है इनकी काफ़ी संभावना होती है, काफ़ी सारी रहेगी, फिर भी आपको सोचने की ज़रूरत है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा हुआ है, पहले भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा है, तो हमको ध्यान में रखना है। और थोड़ा सा अगर डायरेक्टली नहीं आता तो हमको थोड़ा सा अनुमान भी लगाना है कि अच्छा ये कैसे उपयोग हो सकता है। जैसे जब भी आपसे पूछा जाए जियो स्पेशियल डेटा तो आप गैस कीजिए कि अच्छा जैसे हम गूगल अर्थ में देखते हैं कोई सैटेलाइट है, अर्थ का डेटा ले रहा है, तो उसके कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है। जैसे एक ऑप्शन आ गया आपके पास कि भाई जो खनिजों को ढूंढने के लिए, वाटर लैंड में वाटर लोकेट करने के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर सकते हैं क्या। तो आप गैस कीजिए कि अच्छा रिमोट सेंसिंग कैसे काम करती है, वहाँ से हम कुछ वेव्स छोड़ते हैं, फिर यहाँ से वेव्स जाती हैं, उसके आधार पर वो एनालिसिस करते हैं। तो हाँ ये आ सकता है, ऐसे थोड़ा सा गैस करेंगे तो प्रैक्टिकली अच्छे से कर पाएंगे हम इन चीज़ों को। और जब भी दोस्तों अगर कोई चीज़ नई भी समझ में आ पाती है, हो सकता है कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कोई कॉन्सेप्ट छूट जाता है तो आप उसको क्या है इंटरनेट पर सर्च करके यूट्यूब में पर्टिकुलर वीडियो वगैरह डाल के उस पर देख सकते हैं। बस वो टाइम पर डिपेंड करता है कि अपने पास टाइम कितना है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी के बारे में। तो देखिए एज सच ऐसे क्वेश्चन तो इसमें मेंस में ज़्यादा संभावना बन जाती है इसके ऊपर, लेकिन कुछ ऐसे अगर कीवर्ड्स वगैरह हैं जहाँ प्रीलिम्स में स्कोप है तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो क्या है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने एक राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 को अधिसूचित किया हुआ है।
इसमें दोस्तों कुछ ऐसे कीवर्ड है जिसके ऊपर क्वेश्चन की संभावना बन जाती है, जैसे कि एक भू स्थानिक डेटा संवर्धन और विकास समिति, द जियो स्पेशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी बनाई जाएगी। तो ये इस पॉलिसी में प्रोविजन किया गया है। जीडीपी और डीसी ऐसे याद रखिएगा आप कि एक इसमें बनाने की बात करी गई है। ये कमेटी क्या करेगी कि जो भी राष्ट्रीय स्तर पर भू स्थानिक जो डेटा होता है उसके लिए उचित दिशा निर्देश वगैरह देगी, स्ट्रेटजी वगैरह बनाएगी, कार्यक्रम वगैरह तैयार करेगी। इस सब सेक्टर के लिए एक प्रकार से निगरानी समन्वय के लिए काम करेगी। फिर दोस्तों कुछ और अगर हम बात करें, ये जीडीपी डीसी जो सेंटर होगा, कमेटी होगी, ये राष्ट्रीय स्थानिक डेटा समिति की जगह लेते हुए इसकी कार्यों शक्तियों को धारण करेगी। इसके पहले जो है नेशनल स्थानिक डेटा समिति होती है, उसके स्थान पर अब जीडीपी डीसी से रिप्लेस कर दिया जाएगा। फिर इसमें क्या है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी भूमिका की बात की गई भाई, जैसे इसकी पहले एक नोडल के तौर पे ये डिपार्टमेंट की भूमिका का निर्वहन कर रहा था, ये आगे भी ये चीज़ करता रहेगा। फिर कुछ और अगर हम बात करें तो यहाँ पर रणनीतियों और दृष्टिकोण की बात है। आत्मनिर्भर भारत है, एकीकृत भू स्थानिक सूचना फ्रेमवर्क, डेटा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना। तो ये इसमें ऐसे पॉइंट्स नहीं है, अगर ऐसा बोला जाता कि इस पॉलिसी का ये हिस्सा है तो हम कर लेंगे। हाँ भाई, हर जगह आजकल इंटीग्रेटेड अप्रोच की आवश्यकता होती है हमको, डेटा सूचना भंडार को आईसीटी से जोड़ने की बात होती है, तो वो चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ की है, राष्ट्रीय भू स्थानिक डेटा रजिस्ट्री, नेशनल डेटा जियो स्पेशियल रजिस्ट्री बनाई जाएगी। कोई भी रजिस्ट्री किस चीज़ के लिए बनाई जाती है भाई, कि हम उस पर प्रॉपर डेटा वगैरह मेंटेन कर सकें, आवश्यकता पड़ने पर उसका सभी हितधारक उसको उपयोग वगैरह कर सकें। तो इसी को उद्देश्य से इसको ही बनाया गया। फिर यहाँ पर एकीकृत भू स्थानिक इंटरफेस की बात की गई है। ये क्या चीज़ है, ये भू स्थानिक डेटा के इस्तेमाल के आधार पर उपभोक्ता उन्मुख उत्पाद, अनुप्रयोग, सेवाएं, समाधान प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, एकीकृत भू स्थानिक इंटरफेस का। एक प्रकार से जैसे हम यूपीआई का उपयोग करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इस तरीके से आप सोचेंगे अच्छा वो भी इंटरफेस से एसोसिएटेड है, ये भी इंटरफेस से एसोसिएटेड है, तो क्या उपयोग हो सकता है। तो ऐसे करके गैस करके हम आंसर निकाल सकते हैं। फिर क्या है, यहाँ पर कुछ और एक शब्द आ जाती है, डिजिटल ट्विन की यहाँ पर बात की गई दोस्तों। तो क्या होता है, कोई भी भौतिक संपत्ति है, प्रक्रिया है, सेवा की एक आभासी प्रतिकृति बनाना है। जैसे कि हम नॉन फंजिबल टोकन्स में करते हैं, तो एक प्रकार से वो चीज़ कहलाई जाती है डिजिटल ट्विन, कि कोई ओरिजिनल चीज़ थी, हमने कुछ कोड वगैरह दे के उसको यूनिक उसका डिजिटल वर्जन बना लिया, कॉपी बना ली, वो कहलाई जाती है डिजिटल ट्विन। फिर दोस्तों यहाँ पर जो ये जो पॉलिसी आई है, ये मानचित्रण अवसंरचना मैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये राष्ट्र नीति जो है, राष्ट्रीय मानचित्र नीति 2005 की जगह लेगी। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे जीडीपी डीसी की जो कमेटी की अपन ने बात करी थी, उसके तहत क्या है, भू स्थानिक औद्योगिक विकास बोर्ड, एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। ये बोर्ड क्या है, जो भारतीय भू स्थानिक संस्थाओं के आधुनिकीकरण में मदद करेगा। जो भी इंस्टीट्यूशन है इस सेक्टर से एसोसिएटेड हैं, जी स्पेशल टेक्नोलॉजी से, उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए काम करेगा। ये हो जाएगा भू स्थानिक औद्योगिक विकास बोर्ड, यानी कि जियो स्पेशियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है प्रारूप राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति। तो इसको क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसका राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति का संशोधित प्रारूप एक प्रकार से जारी किया गया है, जो कहला जाता है प्रारूप राष्ट्रीय। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो हम देख सकते हैं, बाकी ऐसे ये जारी किया गया वो जारी किया, उस पर क्वेश्चन नहीं। देखिए यहाँ पर गैर व्यक्तिगत डेटा, नॉन पर्सनल डेटा की बात की गई है दोस्तों। तो जब हम नॉन पर्सनल डेटा की बात करते हैं तो किसी भी ऐसे समूह के रूप में इसको संदर्भित किया जाता है जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य सूचना शामिल नहीं होती। उदाहरण के लिए मौसम या आपूर्ति श्रृंखला पर डेटा, व्यक्तिगत डेटा हो, अनामित व्यक्तिगत डेटा आदि। जैसे क्या होता है कि अगर फिंगरप्रिंट का डेटा है तो उससे पता चल जाए कि ये पर्सनल इंडिविजुअल किसका डेटा है, इस टाइप का कुछ डेटा है, एग्जैक्टली नाम पते इस टाइप का डेटा है। लेकिन नॉन पर्सनल डेटा में कहा जाएगा जिसमें ऐसी चीज़ शामिल ना हो कि उसकी व्यक्तिगत इंडिविजुअल की आइडेंटिटी का हम पता कर सकें। इसके बाद दोस्तों क्या है, और वहाँ पर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि भाई प्राइवेसी का उसका उल्लंघन ना हो, निजता वाला जो डेटा है वो शामिल ना हो, व्यक्ति की जो अपनी निजी जिंदगी का डेटा है। फिर इसमें क्या है दोस्तों, गैर व्यक्तिगत जो डेटा के प्रकार हैं वो 3 टाइप्स हैं, पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा और प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा। अब इसके बारे में उतना ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं, ये थोड़ा थोड़ा से एक लाइन में अगर देखें तो जब हम बात करते हैं पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा, तो ये सरकार द्वारा जो एकत्र किया जाता है और उत्पन्न किए जाने वाले, सरकार द्वारा अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स में लैंड रिकॉर्ड्स के माध्यम से जो डेटा आता है सरकार के पास, वो कहला जाता है पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा। जो कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा है, ये क्या है, स्वाभाविक रूप से व्यक्तियों के समुदाय से प्राप्त
किसी कम्युनिटी विशेष का हमने जो डेटा लिया है वो चीज़ हो जाएगी। फिर से निजी गैर व्यक्तिगत डेटा की अगर हम बात करें, प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा, तो इसमें क्या है, निजी संस्थाओं द्वारा जो एल्गोरिदम या स्वामित्व ज्ञान, प्रॉपर्टी नॉलेज आदि के माध्यम से एकत्र या उत्पन्न किया जाता है। ये एक प्रकार से ऐसे ऐप वगैरह से जो स्टोर किया जाता है, हालांकि उसमें तो पर्सनल डेटा भी आ जाता है, तो उसको हम लीव कर दें। तो जो निजी संस्थाओं के द्वारा एक प्रकार से यहाँ पर पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा था, वो अगर निजी संस्थाओं से कहा जाए तो एक प्रकार से हम वैसा कह देंगे। थोड़ा सा बस अपने को ध्यान में रखना है कि ये क्या चीज़ होती, जो है नॉन पब्लिक डेटा क्या कहलाता है, और ये क्लासिफिकेशन हो गया। फिर दोस्तों क्या है कि ये NDGP-FP की अगर हमने बात करी थी, ये जो नया फॉर्मेट आया है, इसका उद्देश्य क्या था, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्रालय के माध्यम से आया हुआ है। तो इसमें ये किया था कि डेटा तक पहुंच, गुणवत्ता और उपयोग को है बढ़ाना है, ताकि जो है आधुनिक समय में जो नए नए प्रॉब्लम्स हैं, उनके चैलेंजेस हैं, उनका स्टार्टअप्स के माध्यम से या सरकारी नीतियों में उनका उपयोग किया जा सके। तो ये उसका उद्देश्य था। तो ये जो नया प्रारूप आया है, इस प्रारूप के आवश्यकता की अगर हम बात करें तो क्या है, ये डेटा आधारित गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने हेतु है कि भाई अभी गवर्नेंस में क्या होता है, जो पॉलिसी बनाई जाती है, तो अगर वो ज़्यादा अच्छा डेटा रहेगा तो और बेहतर पॉलिसी बनाई जा सकती है और उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फिर डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों हमको ये जो नए प्रारूप आया है मंत्रालय के अंतर्गत, इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। फिर सरकारी डेटा संग्रह प्रबंधन प्रक्रियाओं को परिवर्तन और आधुनिकीकरण करने के लिए, देखिए कुल मिला के सरकार जो डेटा कलेक्ट वगैरह करती है, मैनेजमेंट करती है, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए लेके आया है। फिर डेटा गोपनीयता मानकों के सृजन में मदद करने के लिए कि जो प्राइवेसी का इशू होता है डेटा के साथ, तो उसका भी अनुपालन हम कर सकें, उसके लिए ये नियम वगैरह लेके आए गए हैं। फिर दोस्तों इसके अंदर जो क्या क्या घटक हैं, इसके अंदर बात करें तो ये इसमें भारतीय डेटा सेट प्लेटफॉर्म की बात की गई है। ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा जहां पर सभी सरकारी संस्थाओं द्वारा एकत्र भारतीय नागरिकों या भारत में रहने वाले लोगों का लिया गया जो अनामीकृत डेटा है, मतलब जिसमें जो इंडिविजुअल डेटा नहीं है, जिससे व्यक्ति की आइडेंटिटी का पता चलता हो, अनामित गैर व्यक्तिगत डेटा का संग्रहित किया जाता है, ये कहला जाती है भारतीय डेटा सेट प्लेटफॉर्म। फिर यहाँ पर एक और यहाँ पर निकाय की बात की गई है दोस्तों, भारतीय डेटा प्रबंधन कार्यालय IDMO, इंडियन डेटा मैनेजमेंट ऑफिस। ये क्या है, ये मिनिस्ट्री जो MIT है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्थापित किया जाएगा। और ये डेटा प्रबंधन इकाइयों के दोस्तों प्रत्येक जो मंत्रालय या विभाग है, वहाँ पे मुख्य डेटा अधिकारी की अध्यक्षता में एक DMU की स्थापना की जाएगी, डेटा मैनेजमेंट यूनिट्स के नाम पर। और ये जो डेटा मैनेजमेंट यूनिट्स होंगी, ये इस नीति क्रियान्वयन के लिए जो IDMO है, इंडियन डेटा मैनेजमेंट ऑफिस, उनके साथ मिलकर काम करेंगी। दोस्तों ये IDMO के फंक्शन की बात करें तो भारतीय डेटा सेट प्लेटफॉर्म का निर्माण करेगा। फिर ये डेटा उपयोग की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा कि भाई उसकी सिक्योरिटी, डेटा की सुरक्षा वगैरह रहे, डेटा लीक वगैरह ना हो। और सरकारी जो निकाय हैं उनको सक्षम बनाने का काम करेगा कि वो कैसे डेटा, अपना जो भी डेटा कलेक्ट किया उनका प्रबंधन वगैरह कैसे हो सकता है और वो हो सकता है। देखिए थोड़ी सी अपन को आइडिया होना चाहिए कि ये कार्यालय वगैरह क्या है, कौन से मंत्रालय से एसोसिएटेड है, बस इतना ध्यान रख लेंगे अपना चले जाएगा प्रीलिम्स में काम। बाकी मेंस में लिखने के लिए अगर आता है तो हम फिर वहाँ पर जानकारी का उपयोग करेंगे। फिर दोस्तों क्या है, नीति आयोग ने एक मुक्त सार्वजनिक जो डेटा है, मुक्त सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था कि जो डेटा है उसका फ्रीली पब्लिक यूज़ हो सके, उसके लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नीति आयोग के द्वारा उपयोग किया गया, लॉन्च किया गया है। पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो यही हो जाती है। उसके बाद क्या है, NDAP जो है उपयोगकर्ताओं के अनुकूल एक वेब प्लेटफॉर्म है और इस सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ है, कोई भी व्यक्ति जो है इससे जानकारी जुटा सकता है। इसका जो फंक्शन होगा वो है सरकारी एजेंसियों के मूलभूत डेटा सेट उपलब्ध कराए जाते हैं और एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन के लिए टूल भी प्रदान करता है। अगर मतलब जो डेटा को सुसंगत तरीके से प्रस्तुत करता है, क्या होता है बहुत सारा डेटा है, मान लो मैंने आपको बताया ही कि इंडिया में जो भी क्राइम वगैरह हो रहे हैं उसके बारे में कुछ डेटा है, तो अगर उसको सीधे लिख बस दिया जाएगा 1/9 में, तो हम उतना अच्छा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो पिक्टोग्राफी वगैरह में यूज़ किया जाएगा, इन्फोग्राफिक वगैरह का, तो ये फैसिलिटी भी इसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। फिर ये जो NDAP बनाया जाएगा, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, इसको ध्यान रखिएगा, ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, देखिए जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो नीति आयोग का फिर संगठन के अंदर जो हेड होता है वो कहलाया जाता है उपाध्यक्ष। तो इसमें उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त अंतर मंत्रालय संचालन समिति गठित की जाएगी और ये आपस में कोऑर्डिनेट करके फिर काम करेगी। तो हमने इतना ध्यान रख लिया, हो गया इसमें। फिर दोस्तों कुछ और इन्फॉर्मेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक है डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर।
तो है क्या कि इंडिया का जो डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर है, इसका जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो हम बेसल नॉर्म्स की बात करते हैं, तो उसमें जो अलग अलग केंद्रीय बैंकों ने मिलकर इसको बनाया है, उसने इसका समर्थन किया है कि हाँ भाई ये बेहतर व्यवस्था है। अगर हम इसकी बात करें, डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर डेपा, इसको क्या है, बेहतर गवर्नेंस के लिए के दृष्टिकोण से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सार्वजनिक निजी प्रयास है, मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। और एक प्रकार से डेपा जो है इंडिया स्टैक की अंतिम परत बनाता है। तो अगर हम इंडिया स्टैक की बात करें तो ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। यहाँ पर सरकार, व्यवसाय, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स एक, तो दोस्तों ये जो इंडिया स्टैक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, एक प्रकार का ऐसा एक ऐप जैसी कोई ये चीज़ है। और ये जो सरकार हैं, अलग अलग व्यवसाय हैं, स्टार्टअप्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनको एक डिजिटल अवसंरचना का उपयोग करने की अनुमति देता है और बिना उपस्थित हुए तथा कागज रहित और नकदी रहित सेवा वितरण पर लक्षित है। एक प्रकार से डिजिटल जो है ये सर्विस मुहैया कराता है। फिर दोस्तों एक और नई चीज़ है यहाँ पर, योट्टा D1। तो ये क्या है, तो ये देश का सबसे बड़ा और उत्तर भारत का पहला हाइपर स्किल डेटा सेंटर है, योट्टा D1, जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। तो इसमें क्या होगा भाई, डेटा सेंटर है तो डेटा के में यहाँ पर स्टोर किया जाएगा, एकत्र किया जाएगा, प्रोसेसिंग वगैरह की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, और उसकी डेटा जो रिलेवेंट जो भी अथॉरिटी है वहाँ पर पहुँच इंश्योर की जाएगी। सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो कौन कौन से ये प्रोवाइड करेगा सर्विस, तो ये है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटिंग संसाधन। देखिए कई बार क्या होता है कि हम जो भी शब्द दिया गया रहता है प्रश्न में, उनके कीवर्ड्स के आधार पर कुछ आंसर निकालने की कोशिश करते हो। यहाँ पर नाम दिया है योट्टा, तो हो सकता है आपको लगे कि ये साउथ में होगा, ध्यान रखिएगा, गुड़गांव ग्रेटर नोएडा में, सॉरी ये ग्रेटर नोएडा में है, गुड़गांव में ही। उसके बाद जो पाँचवीं पीढ़ी दोस्तों 5G की अगर हम बात करें, देखिए अब 5G हमारे देश में जो है लॉन्च कर दिया गया है, देश के कुछ चुनिंदा शहरों में, इसलिए 5G अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी लगातार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछती रही है। आईसीटी के सेगमेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, तो हमको थोड़ी सी कई बार इसकी बैंडविड्थ वगैरह क्या है उसके बारे में भी ध्यान रखना होता है। तो न्यूज़ ये है कि 5G टेस्ट बेड को IIT मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों ने बहुसंस्थान भागीदारी परियोजना के रूप में विकसित किया हुआ है। यह देश का पहला 5G टेस्ट बेड है और देश के अलग अलग शहरों में भी इसको लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 5G। 5G को हमको देखना पड़ेगा कि ये 4G से किस प्रकार अलग है। देखिए अलग अलग जनरेशन की बात करते हैं, हम बोलते हैं 3G 4G 5G। जब इंटरनेट पहली बार आया तो उसको हमने फर्स्ट जी बोला, सेकेंड में 2G, 3G की हमने बात की जो कि 2004-06 में आया। तो जब हम 5G की बात करते हैं तो ये 2020 में लॉन्च हुआ और इसकी बैंडविड्थ जो होती है वो 1 गीगावाइट पर सेकेंड से अधिक होती है। और लेटेंसी यानी कि जो टाइम, जैसे उस अगर आप 5G का उपयोग करें तो सर्च करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो लेस देन 10 मिली सेकेंड है। और इसकी लेकिन जो एवरेज स्पीड होती है, ये जो दोस्तों जो बैंडविड्थ होती है वो मैक्सिमम इस पर बताता है स्पीड की 1 गीगावाइट से अधिक जो है इसकी हो सकती है, Gbps से अधिक हो सकती है। लेकिन एवरेज स्पीड 200 से 400 Mbps होती है, जो कि 4G के कंपैरिजन में आप कह सकते हैं 8 से 16 टाइम अधिक है। और लेटेंसी भी जो है लगभग आधी है, 200 Mbps बैंडविड्थ से ये काफ़ी ज़्यादा है, 1 Gbps है। टेराबाइट की दोस्तों बात 6G की बात करें तो 2028 तक में इसके लॉन्च होने की संभावना है। इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो 1 टेराबाइट रहेगी और इसके जो लेटेंसी रहेगा, मतलब जो टाइम जो सर्च करने में लगेगा वो 1 मिली सेकेंड से कम का लगेगा, 10 गुना कम लगेगा 5G से। और स्पीड में ये 5G की तुलना 50 गुना अधिक तेज़ रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों अलग अलग जो बैंड होते हैं, लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड, यहाँ पे बात की गई है कि जब लो बैंड में हम उपयोग करेंगे तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम चार्ट पर 1 गीगाहर्ट्ज़ से कम इसकी स्पीड रहेगी और लेटेंसी में सीमित सुधार होगा। एक कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए बिल्ट अप और क्षेत्रों में इंडोर कवरेज प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। फिर मिड रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 गीगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़ तक हो सकता है। और जब हम हाई बैंड की बात करते हैं तो 24 गीगाहर्ट्ज़ और उससे ऊपर तक हो सकता है। और यहाँ पे क्या है कि तो देखिए तीनों में मेजर डिफरेंस एक तो स्पीड का है, पहले वाले में लो बैंड में 1 गीगाहर्ट्ज़ और मिड बैंड में 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 6 गीगाहर्ट्ज़ और हाई बैंड में 24 गीगाहर्ट्ज़। यहाँ पर फिर दोस्तों जब हम बात करते हैं दोनों में फ़र्क की यूजेस के बारे में बात करें तो पहला वाला कम आबादी वाले इंडोर क्षेत्रों में उपयोग किया सकता है। दूसरा वाला जो है इसमें क्या है, क्योंकि इसमें क्या है काफ़ी लंबी दूरी तक इसको काफ़ी सारा डेटा ले जाने की इसमें सक्षम है। 5G के लिए आदर्श है मिड बैंड वाला,
इसमें क्या होता है कि लंबी दूरी तक जो है काफ़ी सारा डेटा ले जा सकता है, और ये जो हाई बैंड है ये कम दूरी के लिए अत्यधिक तेज़ गति से का प्रदान करता है। अगर कम दूरी में ही काम करना है तो ये काफ़ी तेज़ स्पीड से काम कर सकता है। तो ये हो गई दोस्तों थोड़ी सी जानकारी। फिर हम 5G प्रौद्योगिकियों के बारे में बात करें दोस्तों, तो हमने 5G के बारे में बात करी तो वो तो इंटरनेट स्पीड से संबंधित है। लेकिन जब 5G प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग टाइप की कुछ और चीज़ें हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं। तो ये क्या है, एक एकल तकनीक नहीं बल्कि कई तकनीकों का समुच्चय है। जैसा मैंने बोला कि काफ़ी सारी इसमें प्रौद्योगिकी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कुछ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन कौन सी चीज़ में शामिल है, इसमें विशाल बहु उपयोगकर्ताओं MIU सक्षम नेटवर्क शामिल है। फिर स्मॉल सेल स्टेशन, ये क्या होते हैं, बस स्टेशनों और उपयोगकर्ताओं को बिना बाधा के जोड़ता है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा 5G वगैरह का, जैसे चाइना में क्या था, जब कोविड आया तो उनने उसका उपयोग किया तो बहुत सारे डेटा, बहुत सारी सेंसर्स वगैरह का उपयोग किया जाता है। तो ये सब उन चीज़ों की बात कर रहा है। मोबाइल एज कंप्यूटिंग की बात की जा रही है यहाँ पर। क्लाउड कंप्यूटिंग को भौतिक रूप से उपयोगकर्ता के निकट लेके आती है क्योंकि स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। बीम फोर्सिंग की बात की यही है, ट्रांसमिटिंग की इकाई और उपयोगकर्ताओं के बीच एक लेजर बीम की तरह है। देखिए ये शब्द किससे संबंधित है, स्मॉल सेल स्टेशन, मोबाइल एज कंप्यूटिंग, बीम फोर्सिंग वगैरह क्या है, इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक और शब्दावली दी गई है, नेटवर्क स्लाइसिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान रखने वाली सबसे मेन बात यह है कि एक समान भौतिक बुनियादी जो ढांचे के सीट्स पर कई नेटवर्क्स वर्चुअल और स्वतंत्र बनाने की अनुमति। देखिए कोई एक नेटवर्क है 5G का, उसके ऊपर उसको उपयोग करके हम बहुत सारे नेटवर्क्स बना सकते हैं। वो चीज़ कहलाई जाती है नेटवर्क स्लाइसिंग। तो यह क्या है, कॉन्फ़िगरेशन जो है ये समग्र 5G संरचना एक अनिवार्य घटक बन जाता है। और नेटवर्क को प्रत्येक स्लाइस या हिस्से को एप्लीकेशन उपयोग या मामले ग्राहक की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर आवंटित किया सकता है। जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास एक बुनियादी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लगा दिया 5G के लिए, उसके ऊपर अलग अलग नेटवर्क हम जोड़ के उपयोग कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली उसका उपयोग किया सकता है। ये नेटवर्क स्लाइसिंग कहला जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो नेटवर्क प्रदान करने के लिए 5G को उच्च आवृत्तियों पर संचालित किया जाता है और यह लगभग सभी व्यक्तियों, मशीनों, वस्तुओं एवं उपकरणों आदि को आभासी रूप से एक दूसरे से जोड़ने में सक्षम बनाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मेटावर्स वगैरह का भी काफ़ी तेज़ी से उपयोग होगा। बहुत ज़्यादा सेंसर्स वगैरह का, ड्राइवरलेस कार वगैरह का उपयोग करने के लिए उपयोग किया सकता है। इसलिए 5G के जो है बोला जा रहा है कि आभासी रूप से एक दूसरे को जोड़ने में सक्षम बनाता है। फिर ये क्या है, उच्च थ्रूपुट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले डेटा का प्रवाह सुविधा से युक्त होगा और वर्तमान पीढ़ी के नेटवर्क की तुलना में एक समय में अधिक से अधिक कनेक्शनों को एक साथ संचालित किया सकता है, जो हमने बात की। फिर दोस्तों क्या होता है कि जो जैसे कि टावर होते हैं, इंटरनेट को हम दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो क्या है, सैटेलाइट के माध्यम से, उसकी स्पीड काफ़ी कम होती है लेकिन उसका फ़ायदा होता है कि हम बहुत लंबी दूरी के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट तो 1000 किलोमीटर ऊपर है ऑलमोस्ट, अगर लो अर्थ ऑर्बिट में है तो वहाँ से हम इस रीजन से लेकर दूसरे रीजन तक बहुत लंबी दूरी तक उसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से, जो समुद्रों के अंदर तक केबल जोड़ जोड़ के दुनिया भर में कनेक्ट किया गया है, तो उसमें ज़्यादा स्पीड होती है। तो वो ऑप्टिकल फाइबर केबल आपने देखा होगा जगह जगह पर आजकल बिछाई जा रही है। फिर वाईफाई वगैरह की और हाई स्पीड इंटरनेट उसके माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से रेडियो जो टावर होते हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाई जाती है फाइबराइजेशन। इसमें क्या है, ये 5G सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले डेटा की बड़ी मात्रा के संचार के लिए नेटवर्क को कोर को एक छोर से जोड़ता है। फिर इंडिया में दोस्तों 5G को लाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, तो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसने एक 5G इंडिया फोरम का गठन किया है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 में लाई गई थी और 5G वर्टिकल एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम एक पहल स्टार्ट की थी। तो ये तीनों चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा मेंस में उपयोग हो सकते हैं, ऐसे प्रीलिम्स में तो संभावना कम है। फिर दोस्तों यहाँ पर बात की है 5G एयरवेव हस्तक्षेप की, 5G एयरवेव इंटरफेस और निजी कैप्टिव 5G नेटवर्क। तो ये दोनों चीज़ क्या है, तो जब देखिए हम 5G एयरवेव हस्तक्षेप की बात करते हैं तो क्या होता है कि जो फ्लाइट्स वगैरह होती हैं, जो विमान वगैरह होते हैं, तो वो अलग टाइप के स्पेक्ट्रम में अपना काम कर रहे होते हैं। उसके माध्यम से एग्जैक्टली हमको एक बैंड होता है जिसको हम बोलते हैं, विमानों में एक रेडियो अल्टीमीटर लगा होता है, उसमें 5G सी बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है और उसके माध्यम से क्या होता है, हमको एग्जैक्टली पता चल पाता है कि जो पर्टिकुलर विमान है वो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है। लेकिन क्या है, जो 5G नेटवर्क उसमें सी बैंड का उपयोग किया जाता है, 5G सी बैंड स्पेक्ट्रम के संभावित। लेकिन क्या है, जो 5G है उसका जो सी बैंड है तो उसमें भी इसकी अनुमति दी गई है। तो ये दोनों में एक दूसरे में एक प्रकार से जो है उसकी संभावना है, टकराव की संभावना है। इसलिए जो है नागर विमान महानिदेशालय है जो, उसने विमान रेडियो अल्टीमीटर में 5G सी बैंड स्पेक्ट्रम के संभावित हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की है।
फिर दोस्तों जब हम निजी कैप्टिव 5G नेटवर्क की बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में निजी कैप्टिव 5G दूरसंचार नेटवर्क को अनुमति प्रदान कर दी है। ये निजी, जब हम कैप्टिव 5G नेटवर्क की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि मूल रूप से कि वह संबंधित उद्यम के उपयोग के लिए एक निजी संस्था, किसी अन्य द्वारा नहीं स्थापित नेटवर्क। देखिए क्या होता है, कई बार आपको अलग अलग ऑफिस में या कोई कंपनी में अपने खुद के नेटवर्क के थ्रू काम करना पड़ता है। अलग अलग टाइप के नेटवर्क होते हैं, लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वॉइड एरिया नेटवर्क होता है। तो उस तरीके से ये निजी 5G नेटवर्क की यहाँ पे बात की जा रही है। यह भी उसी टाइप का एक नेटवर्क है जो कि निजी उद्यम के द्वारा उपयोग किया जाता है।